हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 30 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है विकास के बारे में? ऑप्शन ए दिया है, बच्चे विभिन्न दरों पर जो है विकसित होते हैं। तो देखिए, तो कथन सत्य है, हमसे नहीं पूछा है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। देखिए ये भी सत्य है, विकास जो है क्रमिक होता है, एकाएक विकास नहीं हो जाता है। ऑप्शन सी है, अनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है। ऑप्शन डी है, विकास निरंतर रूप से होता है। तो देखिए विकास निरंतर रूप से होता है, ये भी सही है। कह रहा है कौन सा कथन जो है विकास के बारे में सही नहीं है, तो वो है ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है, जो कि सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जैसे मानसिक क्षमताएं जो दिया है, इन सबों का अध्ययन जो है विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है शारीरिक, ऑप्शन बी दिया है संवेगात्मक, ऑप्शन सी दिया है संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी दिया है नैतिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत जो है बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए करा है, अभिकथन दिया है, अभिकथन ये दिया है, बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। कारण जो कि रीजन आर दिया है, बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। इसमें से आप लोगों को सही विकल्प चुनना है। तो देखिए एक आ रहा है अभिकथन, बच्चे केवल, केवल देखिए केवल शब्द निगेटिव होता है। देखिए ये वैसे ही नहीं सही होगा। केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं, ये सही नहीं है, गलत है। आर जो कि रीजन दिया है कारण, बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। देखिए ये भी सही नहीं है, गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ए और आर दोनों गलत हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला करा है, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है। इंपॉर्टेंट है, किस अवस्था में। जीन पियाजे की जो भी जितने भी अवस्थाएं आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, और उसका कौन कौन से कंडीशन किस अवस्था में बनते हैं उसके बारे में भी अच्छे से जानकारी होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है संतुलन, ऑप्शन बी दिया है असंतुलन, ऑप्शन सी दिया है आत्मसातकरण, ऑप्शन डी दिया है समंजन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उसको कहते हैं संतुलन कहा जाता है इस अवस्था को। चलिए करा है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। काफ़ी बार ये रिपीटेड है सीटेट एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है, इसको देख लीजिए आप। ऑप्शन ए दिया है संवेदी गत्यात्मक चरण, ऑप्शन बी दिया है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी दिया है पूर्व संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन डी दिया है मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो देखिए परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क जो जिस चरण की विशेषताएं हैं पियाजे के, वो है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखिए पुनः पियाजे से आ गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक, ध्यान दीजिएगा अनैच्छिक सहज जिसको कहते हैं क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। ऑप्शन ए दिया है संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी दिया है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी दिया है मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी दिया है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए संवेदी गतिक, अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इसमें जो है बच्चा जो है अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए हेंज दुविधा
को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? देखिए कोहल वर्ग से दिया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, नैतिक तर्क से संबंधित। हेंज दुविधा, हेंज के बारे में आप लोग तो पढ़े ही होंगे। ऑप्शन ए दिया है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, ऑप्शन बी दिया है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, ऑप्शन सी दिया है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता, ऑप्शन डी दिया है कानून और व्यवस्था अभिमुखता। तो देखिए नैतिक तर्क के इस कह रहा है किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। तो एक कोहलबर्ग का जो है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता जो स्तर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी दिया है सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन सी दिया है व्यवहारवादी, ऑप्शन डी दिया है सूचना प्रसंस्करण। तो देखिए लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को जो किस तरह का सिद्धांत माना गया है पूछ रहा है, तो उसको कहा जाता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए दिया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बताइएगा ये किसने दिया है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को जो है किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? ऑप्शन ए दिया है नकारात्मक पुनर्बलन, ऑप्शन बी दिया है प्रतियोगिता, ऑप्शन सी दिया है भाषा, ऑप्शन डी दिया है अनुवांशिक विन्यास। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाषा, जो कि दिया है लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को जो है भाषा के माध्यम से सुगमता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, ऑप्शन बी है कंठस्थ और स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, ऑप्शन सी दिया है खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, ऑप्शन डी दिया है लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। तो देखिए शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा बनाने के लिए जो बदलाव जरूरी है वो है कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, अर्थात रटन जो होता है उसको बंद करके क्रिया कराया जाए, करके सीखने पर बल दिया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार, ऑप्शन ए दिया है तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि की सर्वोत्तम प्रकार है, ऑप्शन बी दिया है दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है, ऑप्शन सी दिया है बुद्धि के 3 प्रकार हैं विश्लेषणात्मक सृजनात्मक और व्यवहारिक, डी दिया है हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। तो देखिए हावर्ड गार्डनर की बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार जो है हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित होते हैं, अर्थात हावर्ड गार्डनर ने देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। तो ऐसे ही आप लोग इसका आंसर दे देंगे तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है अभिकथन दिया है एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए प्रोत्साहित करना जो कि पॉजिटिव वर्ड है, तो अभिकथन जो है सही दिया है। कारण रीजन देखते हैं। निजी वाक्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। तो देखिए जिसको प्राइवेट स्पीच कहा जाता है ये भी सत्य है, दोनों सही है। और आर जो है रीजन जो है एक ही अर्थात अभिकथन की अच्छे से व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधित रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है? जेंडर रूढ़िबद्धता से संबंधित क्वेश्चन
एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमेशा सीटेट एग्जाम में आता है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। करा है यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल। भी करा है यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले। सी करा है फर्नीचर इधर से उधर रखने में केवल लड़कों की सहायता लेना। ऑप्शन डी दिया है सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहना। तो देखिए कह रहा है कि सामाजिक जेंडर संबंधित रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी जेंडरों को। देखिए सभी जेंडरों को यहाँ पर जो है जेंडर रूढ़िबद्धता यहाँ इसे समाप्त किया जा सकता है, प्रभावहीन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। निम्न दिया है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। क्या महत्वपूर्ण है और किसके लिए प्रचुर अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, देखते हैं। देखिए पहला दिया है विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, दूसरा दिया है अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, तीसरा दिया है विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु, चौथा दिया किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो सही दिया है तीसरा सही है, विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु और किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। ये तीसरा और चौथा सही है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। कह रहा है एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है। संरचनावादी कक्षा है उसमें जो है अध्यापिका किस पर जोर देती है। ऑप्शन ए दिया है रचनात्मक मूल्यांकन पर, ऑप्शन बी दिया है मानकीकृत मूल्यांकन पर, ऑप्शन सी दिया है मानक संदर्भित मूल्यांकन पर, ऑप्शन डी दिया है योगात्मक मूल्यांकन पर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका जो है रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है समावेशी शिक्षा के विविध जरिए, देखिए कह रहा है समावेशी शिक्षा के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। अर्थात समावेशी शिक्षा इजी से शब्दों में समझे तो कह रहा है समावेशी शिक्षा किसके निष्कासन पर बल देती है। ऑप्शन ए दिया प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी दिया अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी दिया संलग्नता, ऑप्शन डी दिया है भेदभाव। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भेदभाव पर जो है निष्कासन पर बल देती है समावेशी शिक्षा। इसमें जो है सभी को समान रूप से शिक्षा दिया जाता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेश से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है अधीनस्थ समूह से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम करना चाहिए। ऑप्शन बी का समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। सी का है प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन डी का है अधीनस्थ समूह से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय पैदा करना। तो देखिए एक बार और प्रश्न देख लेते हैं। करा ऐसी कक्षा में जिनमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेश से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका जो है उसको क्या करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के परिवेश और जो है विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक परिवेश से बच्चे आते हैं, तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो देखिए उसको समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो है अच्छे से समावेशन उन लोगों का हो जाए, तो उसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए नहीं सही होगा। बी का है सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। सी का है विद्यार्थियों से बात करके जो है करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी नहीं होगा।
डी का रहा है दिखाए जा रहे वीडियो के उपशीर्षक देना चाहिए। तो देखिए दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता है, तो उसके लिए जो है मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। करा है ध्यानाभाव एक अति सक्रियता विकार ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए। ऑप्शन बी दिया है लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए। ऑप्शन सी का रहा है विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन डी दिया है गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए। तो देखिए ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से ग्रसित जो है विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया है पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है। ऑप्शन ए दिया है लिखित विषय सामग्री के बोध में। ऑप्शन बी दिया है शारीरिक गतिविधि के समन्वय में। ऑप्शन सी दिया है दूसरों की भाषाओं को समझने में। ऑप्शन डी दिया है चित्र बनाने में। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लिखित विषय सामग्री के बोध में। पठन वैकल्य अर्थात डिसलेक्सिया इसको कहते हैं, पढ़ने से संबंधित विकार है। चलिए अगला देखते हैं। करा है प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। ऑप्शन बी दिया है मानकीकृत। ऑप्शन सी दिया है परीक्षा केंद्रित। ऑप्शन डी दिया है व्यवहारवादी। तो देखिए प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को जो है सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर जो है बल देती है। इंपॉर्टेंट है। अनुभवात्मक अधिगम, बी दिया है डिजिटल अधिगम, बी नहीं, सेकंड दिया है डिजिटल अधिगम, थर्ड दिया है वैज्ञानिक अधिगम, फोर्थ दिया है करके सीखना। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 जो किस प्रकार के अधिगम पर बल देती है, तो इन सभी प्रकार के अधिगम पर बल देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए अगला देखते हैं। करा है अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक जो है कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों के अवसर देकर। ऑप्शन बी दिया है विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करके। ऑप्शन सी दिया है विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन समुन्नत करके। ऑप्शन डी दिया है जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो देखिए एक बार और प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम एवं सहज करना चाहिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलाभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन जो है सी इसका राइट हो जाएगा, विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन समुन्नत करके। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रोत्साहित नहीं, हतोत्साहित। ऑप्शन ए दिया है अनुक्रिया समुच्चय। ऑप्शन बी दिया है कलन विधि। ऑप्शन सी दिया है अन्वेषण खोज विधि या फिर खोज विधि जिसको कहते हैं। ऑप्शन डी दिया है समयानुमान। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुक्रिया समुच्चय। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है। इंपॉर्टेंट है।
ऑप्शन ए दिया है उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। ऑप्शन बी है उसकी निम्न अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन सी है नई अवधारणा सीखने के लिए प्रेरणा की कमी। ऑप्शन डी है उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर जो है बनी है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक जो है अधिसंज्ञानात्मक कौशल का भाग नहीं। अधिसंज्ञानात्मक, ध्यान दीजिएगा, अधिसंज्ञानात्मक कह रहा है, संज्ञानात्मक नहीं, कौशलों का भाग नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा, नहीं कर रहा है। योजना, पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग। सी कर रहा है मूल्यांकन, डी कर रहा है निष्क्रिय अनुकरण। तो देखिए अधिसंज्ञानात्मक कौशल का जो भाग नहीं है इसमें से वो है ऑप्शन डी निष्क्रिय अनुकरण। अगला देखते हैं, दिया है भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दिया है अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। बी कह रहा है अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है। सी कह रहा है जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। डी कह रहा है निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत करता है। तो देखिए कह रहा है भावनाओं और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है निपुणता उन्मुखी उद्देश्य। ऑप्शन बी दिया है योग्यता का सत्व आस्था या फिर अस्तित्वात्मक परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन सी दिया है असहायता का सीखा हुआ भाव। ऑप्शन डी दिया है प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण। तो देखिए विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने के लिए अध्यापक को जो करना चाहिए उसको निपुणता उन्मुखी उद्देश्य। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए दिया है लचीली समय सारणी। ऑप्शन बी दिया है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन सी दिया है कठोर पाठ्यचर्या। ऑप्शन डी दिया है अधिगम हेतु मूल्यांकन। तो देखिए विद्यालय में बच्चों की सफलता में जो बाधा उत्पन्न करता है वो है कठोर पाठ्यचर्या। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए कर रहा है अभिकथन दिया है किसी अवधारणा को समझते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। तो देखिए अभिकथन जो दिया है सही दिया है। आर जो कि रीजन दिया है अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। देखिए रटने से संबंधित ये तो कई बार हम बता चुके हैं, सही नहीं होता है। तो देखिए अभिकथन सही है लेकिन कारण जो है गलत है, अर्थात आर रीजन गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।